स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम संसद से संबंधित उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट दुगनी स्पीड से इन प्रश्नों को कवर करते हैं और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। यकीन करना आपकी आने वाली परीक्षाओं में इस सेट से जो है इन 50 प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत की संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो बताइए भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दो। तो हमारी संसद के कितने सदन हैं? दो सदन हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, तो सदन दो हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और अगर आपसे पूछा जाए संसद के अंग कितने हैं, तो अंग बताने हैं आपको, तीन अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा और उसके अलावा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, संसद के किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। तो देखिए लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है, तो बताइए संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो बताइए एक साल में कम से कम संसद की कितनी बार बैठक होना आवश्यक है? तो ऑप्शन है एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो इसका राइट आंसर होगा दो बार। तो देखिए एक वर्ष में कम से कम दो बार संसद की बैठक होना आवश्यक है और संसद की दोनों बैठकों के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए? देखिए अभी मैंने आपको प्रश्न ये बताया था, तो 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का या एक वर्ष का। तो दो सत्रों के बीच, दो बैठकों के बीच अधिक से अधिक कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने का। संसद के सत्रों की अगर बात करें तो संसद के तीन सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, ठीक है, दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ये तीन सत्र होते हैं और तीन सत्रों में से दो सत्रों के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं छठवां प्रश्न। तो देखिए छठवां प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है तो किससे? लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहले ही प्रश्न पर मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद संसद का निर्माण होता है। तो अंगों के तौर पर अगर आपसे बात की जाए तो अंग कितने होते हैं? तीन। तो यहाँ पर देखिए अंगों की ही बात हो रही है, संसद बनती है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसमें दो सदन और एक व्यक्ति राष्ट्रपति शामिल होता है इसकी संरचना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखिए इसमें कौन संसद का भाग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा
प्रधानमंत्री। तो देखिए संसद में तीन ही भाग होते हैं संसद के, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8वां प्रश्न है, शून्यकाल, जीरो आवर संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो देखिए संसदीय व्यवस्था में जो जीरो आवर शून्यकाल जो प्रक्रिया शून्यकाल की, यह किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या रूस की? तो शून्यकाल जो है हमारी संसदीय व्यवस्था में देन है भारत की, तो भारत की ही देन है शून्यकाल यानी जीरो आवर। इसका समय होता है देखिए दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, शून्यकाल का समय कितना होता है? 12 बजे से लेके 1 बजे तक। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए 9वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका 3। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंगों में सबसे पहले लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यसभा, तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन मिलता है? तो किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। तो संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 के अंदर। तो यहाँ देखिए संसद की अगर हम बात करें तो संसद का जो वर्णन मिलता है वह है 79 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, और संसद का जो राज्यसभा जो सदन है, तो राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का मिलता है अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा और संसद के अनुच्छेद याद करना सरल है। अनुच्छेद याद करना सरल है। जैसे स से हो गया संसद 79, ठीक है, र से हो गया राज्यसभा 80 और ल से हो गया लोकसभा 81। तो संसद की जो अनुच्छेद हैं उन्हें याद करना सरल है। तो सरल से आप याद रख सकते हैं 79, 80 और 81। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न 11, संसद में शून्यकाल का समय है। तो देखिए शून्यकाल का समय मैं आपको बता चुका हूं। तो सुबह 9 से 10 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, सुबह 11 से 12 बजे तक या दोपहर 12 से 1 बजे तक। तो शून्यकाल का जो समय होता है संसद में, तो वह होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और शून्यकाल किस देश की देन है? हमारे भारत की ही देन है शून्यकाल, जीरो आवर। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? ये प्रश्न जो है परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आप इसे देखना। तो बताइए 12 दिन तक, 14 दिन तक, 1 महीने तक या 6 महीने तक? यानी कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो जाए तो राज्यसभा जो है इसे कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक पर ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ही रोक पाती है और लोकसभा में इसे प्रायोरिटी दी जाती है। धन विधेयक जो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। लोकसभा की ही मोनोपोली होती है, यानी विशेषाधिकार होता है धन विधेयक पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। आइए इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में देखने के लिए मिलता है। और एक प्रश्न और आपको याद रखना है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। और फिर जब राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? जो भारत की संचित निधि है
वहां से अगर धन निकालना है तो उसके लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? राष्ट्रपति का, संसद का, प्रधानमंत्री का या वित्त मंत्री का? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संसद का। देखिए जब संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से जब धन निकालने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए अनुमोदन अनिवार्य होता है पूरी संसद का। ठीक है, तो संसद के द्वारा यहाँ से पैसा निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो धन विधेयक का जो उल्लेख मिलता है, इसे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में मैंने अभी आपको बताया था, क्या है इसमें? संयुक्त बैठक। ठीक है, इसमें क्या है? संयुक्त बैठक। तो इसे भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो बताइए, ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। देखिए धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा के द्वारा ही यह निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, और धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? मैंने अभी आपको बताया था 110 आर्टिकल में। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। तो जो संयुक्त बैठक जो होती है, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन मिलता है, वह किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा साधारण विधेयक। तो देखिए ये हम देख चुके हैं, 108 आर्टिकल में इसका संबंध है। ठीक है, और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। जब किसी विधेयक को पारित करवाना हो, एक सदन ने कर दिया हो पारित, दूसरे से करवाना हो, ठीक है, कोई इमरजेंसी में कोई विधेयक पारित करवाना हो, तब संयुक्त ज्वाइंट कमेटी बैठाई जाती है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो ऑप्शन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं विधानसभा। तो निम्न सदन एवं उच्च सदन, सबसे पहले निम्न सदन की बात आई है, तो बताइए निम्न सदन इनमें से पहला कौन सा है? फिर उच्च सदन, क्रमशः बताने हैं। तो देखिए निम्न सदन और उच्च सदन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यहाँ देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये संसदीय समितियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी है इसमें प्राक्कलन समिति। ठीक है, कौन सी समिति सबसे बड़ी है? प्राक्कलन समिति। चलिए आगे देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है 1 वर्ष का। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध अगर दूर करना है तो उसके लिए जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है।
और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक कौन सी आर्टिकल में? 108 आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, तो चलिए बार बार हम क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे तो उतने ही अच्छे तरीके से हमें याद रहेगा, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो बताइए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है लोकसभा में। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा के लिए जो सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं उस उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है 25 वर्ष। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो स्थानीय निकायों के लिए होती है 21 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए होती है 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए होती है 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होती है 35 वर्ष। तो इन सभी आयु वर्ग को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसमें बताइए 545, 550, 552, 500। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 550। देखिए अब 550 ही आपको आंसर लगाना है, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था हमारे भारतीय संविधान में, उसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, तब से दो सदस्यों को हटा दिया गया है, तो 552 से घट के अब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 550। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक, 90 दिन तक, 100 दिन तक, 120 दिन तक। तो कब सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है? तो 60 दिन तक जो है बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तब। ठीक है, तो 60 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो एमपी होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के द्वारा उनके वेतन का निर्णय किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा की जो सीटें होती हैं राज्यों में किस आधार पर बांटी जाती हैं? जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, भाषा के या गरीबी के। तो देखिए इसके लिए क्या आधार होता है? तो जनसंख्या को आधार माना गया है। लोकसभा में जो राज्यों की जो है सीटें बांटी गई हैं वो जनसंख्या के आधार पे बांटी गई हैं। अगला प्रश्न है, संसद की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? यानी संसद में जब मीटिंग बुलाई जाती है तो जो कुल मेंबर हैं, कुल मेंबर का कम से कम कितने मेंबर आना आवश्यक होते हैं जब मीटिंग जो है चलती है? तो क्या कोरम होता है इसका? 1/8, 1/9, 1/10 या 1/11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 1/10, यानी कुल सदस्यों का 1/10 मौजूद होना आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए 30वां प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? अब ये वर्तमान सदस्यों की बात हो रही है, तो इसमें बताइए 540, 542, 543, 545। तो देखिए लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या अब क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 543, क्योंकि पहले इससे पहले हुआ करती थी 545। ठीक है, मैक्सिमम हुआ करती थी 552, और वर्तमान में हुआ करती थी 545। अब दो सदस्यों को इसमें से हटा दिया गया तो अब 550 हो गई है। ठीक है, और यहाँ से भी दो सदस्यों को अगर हम हटा देंगे तो 543 हो गई है। ठीक है, इस पर मैंने अपडेटेड जो है ये संसदीय संरचना का वीडियो लेक्चर बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सभी बदलावों को वहाँ पर दिखाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।
तो वहाँ से आप विजिट ज़रूर करना। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, अब तक हमने पॉलिटी की जो है ना बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारे सेट हमने कराए हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके से फुल डिटेल में जो है प्रश्नों को कराया गया है। यहाँ देखिए 150 प्रश्नों को यहाँ पर कराया गया है, यहाँ 100 प्रश्नों को कराया गया है, यहाँ 100 प्रश्नों को, यहाँ देखिए 150 प्रश्नों को, यहाँ 150 प्रश्नों को। इतने सारे प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी के मैंने करा दिए हैं। एक बार आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप पॉलिटी के प्रश्नों का खजाना नाम से आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ जाकर जो है देखना इन वीडियो लेक्चर को। अगर ये पसंद आए तो अपना रिप्लाई ज़रूर देना, अपना कमेंट करके बताना। आगे भी इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँगा अगर आपको ये पसंद आएगी तो, ठीक है? तो प्लीज़ बताना दोस्तों और ज़रूर देखना एक बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों द्वारा या जनता द्वारा। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। इनमें जो राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, उनके द्वारा जो है इनका चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न और आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का अगर आपसे कभी कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे बदल जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 11, 12, 15, 20। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। और किस किस क्षेत्र से आते हैं? तो एक कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, ठीक है, साहित्य से आते हैं और समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। तो इन 4 क्षेत्रों से जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, चलिए, संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार? संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है अब तक? तो अब तक बुलाई गई है 3 बार। ठीक है, 3 बार जो है संयुक्त बैठक अब तक बुलाई गई है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो किस सभा का जो अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष से मतलब यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कहा जाता है और यह उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन्हें सभी को जो है जितने भी 50 प्रश्न है अच्छे से आप देखना और याद रखना। मुझे आशा है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। जो कार्यवाही सूची होती है उसमें पहला विषय कौन सा होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण काल, स्थगन प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल जो है प्रथम विषय होता है। शून्यकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इससे जुड़े हुए 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि शून्यकाल का जो टाइम होता है वह 12 से 1 बजे का होता है और यह
भारत की ही देन है। ठीक है, शून्यकाल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर ये प्रश्न जो है आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, और लाइक करना दोस्तों, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। बस इतना आप हमारे लिए करना, बाकी तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर जीएस की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, और सभी वीडियो आपको फ्री मिलेंगी। एक बार आप चैनल पर जाकर विजिट जरूर करना, बहुत सारी सब्जेक्ट को वहाँ पर हमने कराया है। तो देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रधानमंत्री द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए राज्यसभा जो है किसके द्वारा बंद की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो किसी के द्वारा इसको भंग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्तावसान द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक को स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, विघटन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्तावसान के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, जिसमें सत्तावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां से सबसे अधिक सीटें आती हैं लोकसभा और राज्यसभा की? तो बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं? तो 80 सीट आती हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं? तो 31 सीट आती है। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपने अपने मन में सोच लिया होगा इसका राइट आंसर राष्ट्रपति, जो कि गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर ऑप्शन में दिया है, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपकी नज़र जो है सीधे राष्ट्रपति पर ही जाती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, पर हाँ मोस्टली आंसर होता है राष्ट्रपति। तो देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। या एक बार फिर से देख लीजिए, 25 वर्ष जो आयु होती है वह लोकसभा और विधानसभा के चुनावों जो सदस्यों के लिए होती है, विधानसभा के सदस्यों के लिए होती है। और 30 वर्ष जो होती है वह राज्यसभा के सदस्यों के लिए होती है और विधान परिषद के सदस्यों के लिए होती है। और 35 वर्ष आयु राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राज्यपाल के लिए होती है। तो ये 6 प्रश्न जो है आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। तो बताइए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार के अलावा सुमित्रा महाजन भी रह चुकी हैं, लेकिन इनके बाद बनी थी। तो मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए थोड़ा नाम इनका ऐसा ही है, मीरा कुमार, तो ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस प्रश्न को तो वो तो इसको लगाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें यही पहचान नहीं होगी मीरा कुमार एक पुरुष हैं या एक स्त्री हैं। ठीक है, तो मीरा कुमार इसका राइट आंसर है, जो पहली लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा
लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है अगर वह बहुमत से पारित कर दें अ, अपने संकल्प को। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है, यहीं से सरकार चुनी जाती है। तो आप बता सकते हैं कि इसका नेता कौन होगा? जब सरकार यहीं से चुनी जाती है, इसी के नेता को ही बनाया जाता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। ये जो 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें ही पहली अभिनेत्री कौन सी थी जिनको नामांकित किया गया था? जयललिता, नरगिस दत्त, देविका रानी, वैजंती माला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नरगिस दत्त। संजय दत्त की जो माँ थी नरगिस दत्त, वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इस प्रश्न पर चर्चा हम जो है पहले कर चुके हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो बताइए कौन होगा राज्यसभा का पदेन सभापति? तो ये होता है उपराष्ट्रपति, जो कि खुद राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये दो तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है जो खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उसके लिए राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। और पदेन सभापति होता है, पदेन का मतलब होता है कि किसी अन्य पद के लिए चुना जाना और किसी अतिरिक्त पद को सौंपना। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है, लेकिन उसको राज्यसभा का सभापति भी बनाया जाता है। तो पदेन का मतलब है किसी और काम को दे देना। ठीक है, किसी और काम को दे देना। चलिए आगे अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, हमने किस देश के संविधान से ली है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। अमेरिका से अगर हम बात करें तो अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो ये याद रखना। और रूस से हमने लिए हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से। आयरलैंड से लिए हमने डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न और अच्छे से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए, लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने 1/3 सदस्य जो है कितने वर्ष बाद रिटायर होते हैं? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है। तो कैसा लगा ये सेट जो 50 क्वेश्चंस का संसद से संबंधित? तो बताना कमेंट करके जरूर। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ सभी टॉपिक्स की मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले किसी टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।